इस वीडियो में 28 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। देखिए, पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी हाल ही में देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर होगा गोवा। तो अभी गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं कौन? प्रमोद सावंत। उन्होंने कहा है कि पिछले 3 सालों से गोवा में रेबीज का एक भी मामला सामने नहीं आया, जिससे गोवा देश का पहला रेबीज फ्री स्टेट बन गया है। वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम भी है, मिशन रेबीज, जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गोवा को रेबीज मुक्त बनाने में। अच्छा, रेबीज से आपको कुछ पॉइंट बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपको याद आता होगा, एक रेबीज का दिवस होता है, वर्ल्ड रेबीज डे। कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को। और लास्ट टाइम 2020 की उसकी थीम क्या थी? एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट। अच्छा चलो, आप तो ये बताओ, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो ये आपको याद होगा, साइंस अगर आप पढ़ते होंगे, लुईस पास्चर ने की थी। लेकिन क्या आपको यह याद है, दुनिया का पहला टीका जो खोजा गया था वो किसका था और किसने खोजा था? चेचक का था। किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने खोजा था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के इसको याद कर लेना, एग्जाम में कई बार रिपीट होता है ये प्रश्न। अब बात यहां पे गोवा की है, तो ये रहा मैप में गोवा। देखो, गोवा की कैपिटल पणजी है, और पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो मंडोवी नदी के किनारे। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हो गए। यहाँ के गवर्नर कौन है? जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर है, यानी कि भगत सिंह कोश्यारी। आपको याद होगा, अभी गोवा ने मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना को भी शुरू किया था। और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री का नाम क्या था? मनोहर पारिकर। और इनके नाम पे अभी 2-3 बुक्स आ चुकी है, मैंने आपको बताई थी। एक बुक का नाम याद रखना, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर। उस बुक को लिखा है सदगुरु पाटिल और मायाभूषण नागवेकर ने। और एक और बुक है इनके ऊपर, मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, जिसको अभी लिखा था नितिन गोखले ने। और एक और बुक के ऊपर, मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड, इसको लिखा था वामन सुभा प्रभु ने। और इसको रिलीज किया था वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। और इस साल गोवा में ही इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किया गया था जनवरी में, जो कि इसका 51वां एडिशन था। उसमें फोकस कंट्री कौन सा था? बांग्लादेश। उसके अलावा याद रखना, भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना, ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट, ये गोवा में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा गोवा में भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क भी विकसित किया जाएगा। और याद रखना, देश का पहला हर घर जल वाला राज्य कौन सा बन गया है? गोवा। और अभी गोवा के किन किन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला था? एक तो हरमल मिर्च को, एक मोयरा बनानास को, और एक खाजे, जो कि एक तरह की स्वीट है, और एक खोला चिली, जिसे केना कोना मिर्च भी बोलते हैं, उसको भी जीआई टैग मिल चुका है। गोवा, याद रखना, देश का सबसे छोटा राज्य आपका गोवा ही है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे बड़ा राजस्थान है। देखो, गोवा में आपको एक स्टेडियम मिलेगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम। और आपको याद है ना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे 2 चीजें रखी गई है। एक तो कोलकाता बंदरगाह का नाम रखा गया, और चेनानी नाशेरी सुरंग, जो कि भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग है, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है, उसका नाम भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया। यहाँ पे आपको मोलम नेशनल पार्क मिलेगा, और गोवा में आपको कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मिलेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में रिपीट होता है ये प्रश्न। यहीं पे आपको डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी मिल जाएगी। और अगर आपसे पूछा जाए डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहां पे मिलेगा, तो जम्मू कश्मीर में। चलिए, आज के लिए आपका पहला प्रश्न आपको मिलता है, बताइए बर्ड मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा साजन प्रकाश। साजन प्रकाश ये टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए हैं, तो इनका नाम याद रखना। ये टोक्यो ओलंपिक अभी 23 जुलाई को शुरू हो जाएंगे, जो कि 8 अगस्त तक चलेंगे। और देखो, कल ही हम लोगों ने पढ़ा था सुशीला देवी का नाम, अभी टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी बनी थी। बाकी आपसे पूछा जाए, जैसे कि टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली नाविका कौन बनी है, तो वो बनी है नेत्रा कुमानन। पहले घुड़सवार कौन बने थे? फवाद मिर्जा बने थे। पहले पहलवान बनी कौन? विनेश फोगाट बनी है। पहले तलवारबाज कौन बने? तो भवानी सिंह बने। और पहली वेटलिफ्टर बनी थी कौन? मीराबाई चानू। तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं। एक अरुणा तंवर का नाम भी याद रखना, टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय ताइक्वांडो ये बनी है। उसके अलावा अशोक कुमार का नाम तो आपको जरूर से याद रखना है, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय रेफरी बने हैं अशोक कुमार। बाकी एक नाम आप और याद रखो, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है, जो कि एक वेटलिफ्टर है?
उनका नाम है कर्णम मलेश्वरी, और इनका नाम तो अभी न्यूज में भी था क्योंकि अभी दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की ये पहली कुलपति चांसलर बनी है। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक के शुभंकर मैस्कट क्या है? मिराइतोवा और सोमाइती है। सोमाइती पैरालंपिक का है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करेंगे तो 2 पॉइंट आपको हमेशा याद होने चाहिए एज ए स्टैटिक क्वेश्चन कि इसका हेडक्वार्टर लुज़ैन स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बक। चलिए आप लोगों के लिए एक और प्रश्न मैं छोड़ के जा रहा हूं, बताइए ओलंपिक खेलों के इतिहास में क्वालिफाई करने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? मैं आपको बता दूं ये एक वेट लिफ्टर है और ये न्यूजीलैंड से है। इनका नाम आपको बताना है। देखते हैं कितना ध्यान से आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितने का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो आंसर होगा 6 करोड़ रुपए। तो अभी हरियाणा सरकार ने कहा है कि भैया राज्य का जो भी खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत करके लाएगा उसे हम 6 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देंगे। जो सिल्वर जीत के लाएगा उसे 4 करोड़ रुपए और जो ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाएगा उसे 2.5 करोड़ रुपए। अब ये तो आप लिख लेना। इसके अलावा ध्यान रखो, अभी तमिलनाडु सरकार ने भी इसी तरह की घोषणा की है। तमिलनाडु सरकार ने क्या कहा कि राज्य का जो भी खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में से गोल्ड जीत करके लाएगा हम उसे 6 करोड़ रुपए तो नहीं दे सकते हैं, हम 6 करोड़ का आधा देंगे, यानी कि 3 करोड़। सिल्वर मेडल को भी हम क्या कर रहे हैं, 4 करोड़ नहीं दे सकते हैं, उसका आधा देंगे यानी कि 2 करोड़ रुपए। और ब्रॉन्ज मेडल जो जीत के लाएगा उसे हम 1 करोड़ रुपए देंगे। तो हरियाणा सरकार ये ज्यादा देगी, गोल्ड वाले को 6 करोड़ और तमिलनाडु उसका आधा देंगे 3 करोड़। वो सिल्वर को 4 करोड़ देंगे तो ये 2 करोड़ देंगे, वो ब्रोंज को 2.5 करोड़ देंगे तो ये 1 करोड़ रुपए देंगे, ये ध्यान रखना है। अच्छा चलो बताओ, इस साल जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण होगा जो नवंबर में स्टार्ट होगा, कहां पे होगा ये याद रखना, हरियाणा के पंचकुला में होगा। चलो आपको बताना ही है तो ये प्रश्न बता दो, अभी हमने पढ़ा भी था कि जो 2032 के जो समर ओलंपिक होंगे ना वो कहां पे होंगे। बाकी बात यहां पे हरियाणा की है तो येरा मैप में हरियाणा देखो, इसकी कैपिटल चंडीगढ़ हो गई, मुख्यमंत्री हो गए मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य है। अभी आपको याद होगा हरियाणा सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना को शुरू किया था, एक संजीवनी परियोजना को भी शुरू किया था, उसके अलावा कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा को भी शुरू किया था। और ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल को कहां से शुरू किया गया था, हरियाणा के करनाल से। और करनाल में याद रखना आपको मिलेगा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके अलावा बाल गृह में आने वाले बच्चों के लिए हरिहर योजना को भी शुरू किया था। और देश की पहली एयर टैक्सी सेवा कहां से कहां शुरू हुई है, हिसार और चंडीगढ़ के बीच में ये शुरू हुई है। देखो यहाँ पे आपको सुल्तानपुर नेशनल पार्क मिल जाएगा, कालेसर नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एक दमदमा झील है वो भी आपको हरियाणा में मिलेगी, याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 27 जून को। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। तो सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के कार्यान्वयन में इन उद्योगों के योगदान को मान्यता देने के लिए यह दिन मनाया जाता है। दुनिया भर में जीडीपी में एमएसएमई का योगदान 50% है। और इस बार के एमएसएमई डे की थीम क्या है? एमएसएमई 2021 समावेशी और सतत रिकवरी की कुंजी, यानी कि एमएसएमई 2021 की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। अच्छा, हमारे एमएसएमई मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी नागपुर है। इनके पास रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री भी है। अच्छा चलो एक प्रश्न का जवाब दो, अभी किस राज्य सरकार ने हथकरघा बुनकरों के लिए नेकरा सम्मान योजना शुरू की थी, जिसमें कहा गया था कि उन लोगों को 2-2 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी? याद करो, आंसर होगा इसका कर्नाटक। चलो ये बताओ आप कि कौन सा राज्य प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को लोन देने में टॉप पे रहा था? तो आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 2015 में शुरू किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्यों? छोटे और सूक्ष्म उद्योगों को लोन देने के लिए इस योजना में 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, चलिए जून मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज करते हैं। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया, 1 जून को ही ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया, 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया गया, 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया, 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया, फिर 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे मनाया, फिर 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, फिर 13 जून को हमने अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया,
फिर 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस मनाया। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया, ये याद रखना। 18 जून को वर्ल्ड गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया। 18 जून को ही ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया। 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस नेशनल रीडिंग डे मनाया और 19 जून को ही विश्व सिकल सेल दिवस मनाया। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया। 21 जून को आपको बताया विश्व योगा दिवस मनाया था। 21 जून को ही वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाया और 21 जून को ही वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया था। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया। 23 जून को ही संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया और 23 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया था। अभी 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया और अब 27 जून को एमएसएमई डे मना रहे हैं। तो ये जून के सारे इंपॉर्टेंट डेज आपको याद रखने। देखो आपके एग्जाम में डेज से रिलेटेड आपका प्रश्न पूछा जाता है, या तो डे पूछेगा या उसकी थीम पूछ लेगा। और डेज को याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा इनको रिवाइज करें, इनकी क्विज लगाते रहें। और इस साल आपके जनवरी से लेके मई तक जितने भी मंथ हैं उनकी डे वाली क्विज अपडेट कर दी गई है। तो वहां जाकर के आप जितनी बार क्विज लगा सकते हो उतनी बार क्विज लगाओ, उससे चीजें आपको याद होंगी। और अगर अभी तक आपने आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया तो अपडेट जरूर कर लेना, वरना जो भी क्विजेज आपकी अपलोड हो रही है वो आपको मिल नहीं पाएगी वहां पे। और एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के डाउनलोड कर लेना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसने इट इज अ वंडरफुल लाइफ नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा रस्किन बॉन्ड ने। तो भारतीय ब्रिटिश लेखक हैं ये रस्किन बॉन्ड, और इन्होंने अपनी नई बुक लॉन्च की है जिसका नाम है इट इज अ वंडरफुल लाइफ। रस्किन बॉन्ड को आपको बता दूं पद्मश्री इनको मिल चुका है, पद्म भूषण इनको मिल चुका है, और इनका पहला जो नॉवल था उसका नाम था रूम ऑन द रूफ। बाकी देखिए अमर्त्य सेन अभी होम इन द वर्ल्ड नाम की बुक को लिखा इन्होंने। याद रखना ये नाम इंपॉर्टेंट है इनका। 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था और ये इकोनॉमी का जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय बने थे। उसके एक साल बाद इनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी मिला हुआ है। बाकी रवि शास्त्री ने कौन सी बुक लिखी है अभी? स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, और सलमान रुश्दी। ये जो नाम मैं आपको लिखा रहा हूं ना, यहाँ पे ये नाम आते हैं एग्जाम में, तो इनको ध्यान रखना आप। लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ ऐसे 2003 से 2020 नाम की बुक को इन्होंने लिखा है, इसलिए ये नाम मैं आपको बार बार रिपीट कराता हूं ताकि आपको याद हो जाए, आपको रिवीजन के लिए अलग से समय नहीं देना पड़े। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में जारी QS MBA रैंकिंग 2021 में भारत में कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पे रहा है? तो आंसर होगा IIM बेंगलुरु। तो अभी ये QS MBA रैंकिंग 2021 आई है। कौन सी रैंकिंग है? MBA रैंकिंग है। जो MBA इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनकी ये रैंकिंग है। तो इसमें भारत में बात करेंगे तो IIM बेंगलुरु ये टॉप पे रहा है, और इसकी जो पूरी लिस्ट है उसमें टॉप 100 में एकमात्र भारतीय इंस्टीट्यूट है ये। और अगर बात करेंगे वर्ल्ड में इसकी रैंक क्या है? 39 रैंक पे है ये, और एशिया में 10वें स्थान पे है ये। और इस पूरी लिस्ट में टॉप पे कौन है? HEC पेरिस, ये फ्रांस का इंस्टीट्यूट है, ये टॉप पे है। और देखो आपको याद होगा भी कुछ समय पहले QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जो आई थी, उसमें रिसर्च के मामले में, रिसर्च की कैटेगरी में पूरे वर्ल्ड में टॉप पे रहा था IISc बेंगलुरु। और ये पहली बार है जब रिसर्च या किसी भी कैटेगरी में कोई भी इंस्टीट्यूट टॉप पे रहा हो। अच्छा देखो शिक्षा एजुकेशन की बात चली रही है, तो आपसे एक और प्रश्न हो जाए। आप बताओ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस समिति की सिफारिश पे लागू किया गया था? वैसे मैं ये प्रश्न आपको पहले भी बता चुका हूं, तो आंसर क्या होगा इसका? कस्तूरी रंगन समिति। आप तो ये बता दो सिंपल सा कि ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। फिर बताइए अभी हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के गवर्निंग बॉडी के नए अध्यक्ष कौन बन गई हैं? तो आंसर होगा अन्ना जॉर्डफेल्ट। अच्छा ये प्रश्न मैं आपको क्यों करा रहा हूं? एक्चुअली में अभी जो हमारे श्रम व रोजगार मंत्रालय के सचिव हैं अपूर्व चंद्रा, ये अभी तक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष थे, जिनका भी कार्यकाल पूरा हो गया है। और उसके बाद उन्होंने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी राजदूत अन्ना जॉर्डफेल्ट को सौंप दी है, जो कि संयुक्त राष्ट्र कार्यालय जिनेवा में स्वीडन की स्थायी प्रतिनिधि हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। बाकी मार्था कूम ये केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। देखो केन्या से एक नाम आप और याद रखना, डॉक्टर पैट्रिक अमोथ का अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष बने ये। बाकी अब्दुल्ला शाहिद, ये वैसे तो मालदीव के विदेश मंत्री हैं, लेकिन अभी इनका नाम न्यूज में क्यों था?
क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76th सेशन के ये अध्यक्ष बने हैं। और डेविड डायोप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है भाई साहब। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता है। ये फ्रांस के हैं और इनके नॉवल का नाम क्या है? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। देखो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, स्थापना इसकी 1919 में होती है। हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके अध्यक्ष का नाम है गाय राइडर। याद रखना 1969 में इसको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। अच्छा, ये बताओ, इंटरनेशनल लेबर डे ये कब मनाया जाता है? तो मई का पहला दिन 1 मई को मनाते हैं। चलो, आप तो ये बता दो, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ये कब मनाया जाता है? इसकी थीम मैं आपको बता देता हूं। इसकी थीम रही थी एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। आप तो ये बता दो, ये दिन मनाते कब है? देखते हैं कौन कौन बता पाते हैं। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में टाटा पावर ने किस शहर में देश का सबसे बड़ा सोलर कारपोर्ट लगाया है? तो आंसर होगा पुणे में। कारपोर्ट क्या होता है? तो कारों के जो शेल्टर होते हैं ना, आप कह दीजिए कार का जो स्टैंड हो गया, कार नीचे खड़ी होती है, उसी को कहते हैं कारपोर्ट। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ये तैयार किया गया है, जिसमें ऊपर सोलर प्लेट्स लगा दी गई है जिससे कि बिजली बन सके। और जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कार पार्किंग के रूप में भी काम करेगा। मतलब कार पार्किंग की कार पार्किंग भी हो गई और बिजली की बिजली भी बन गई। तो अभी टाटा मोटर्स ने टाटा पावर के साथ मिलकर के देश के सबसे बड़े सोलर कारपोर्ट को लगाया है। कहां पे? पुणे में टाटा मोटर्स कार प्लांट में ये देश का सबसे बड़ा सोलर कारपोर्ट स्थापित किया गया, जिसकी कैपेसिटी है 6.2 मेगावाट की। तो ये हर साल 86.4 लाख किलोवाट बिजली को पैदा करेगा। अच्छा, टाटा मोटर का लक्ष्य क्या है? जीरो कार्बन उत्सर्जन का 2039 का। और टाटा पावर की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके सीईओ प्रवीर सिन्हा हैं। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी बनी थी? तो गुजरात की केवड़िया सिटी। और दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री ये कहां पे स्थापित किया गया? तो याद रखना, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुरा में। अच्छा देखो, यहाँ पे टाटा से तो एक प्रश्न आप याद रखो जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अभी आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की पहली सूची आई थी और उसमें टॉप पे कौन रहे? तो टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा, ये उसमें टॉप पे रहे थे। तो इनका नाम याद रखना। अब हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने वुमेन्स कैंसर शील्ड नाम से अपनी तरह की पहली बीमा पॉलिसी शुरू की है? तो आंसर होगा अलायंस इंश्योरेंस। तो अभी अलायंस इंश्योरेंस ने क्लूविया के साथ मिलकर के स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की महिला रोगियों के लिए ये वुमेन कैंसर शील्ड नाम से अपनी तरह की पहली बीमा पॉलिसी को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना। और ये क्लोविया ये क्या है? तो ये वुमेन केयर से रिलेटेड एक ब्रांड है जो वुमेन से रिलेटेड पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको बेचती है। तो अब यहां से जो इसके ग्राहक होंगे वो यहां से प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उनको साथ में पॉलिसी कवर भी दिया जाएगा 25,000 रुपए तक का। बाकी अलायंस इंश्योरेंस, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके सीईओ कौन है? एसवी ठक्करी। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला विशिष्ट हाई स्पीड रेल के लिए ग्रीन रेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया? तो आंसर होगा भारत ने। तो दुनिया की पहली विशेष ग्रीन रेटिंग सिस्टम की शुरुआत भारत में कर दी गई है और इसका जो निर्माण है ये इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मिलकर के किया है। तो इस ग्रीन रेटिंग सिस्टम से होगा क्या? तो ये हाई स्पीड रेल स्टेशनों को उनके डिजाइन और निर्माण के समय ऊर्जा कुशल अवधारणा यानी कि एनर्जी सफिशिएंट कंसेप्ट को लागू करने में सक्षम बनाएगी। मतलब जो स्टेशन है वो एनर्जी एफिशिएंट होंगे, ग्रीन एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए, यही इसका मेन उद्देश्य होगा। अच्छा, रेल मंत्री कौन है हमारे? वर्तमान में पीयूष गोयल है और पहले स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। और अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने? सुनीत शर्मा बने हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, टॉय कैथॉन 2021 इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर होगा खिलौना बनाने में नवाचार, इनोवेशन को बढ़ावा देना। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने 5 अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर के टॉय हैकेथॉन या इसे कह दीजिए टॉय कैथॉन 2021 का भी वर्चुअली आयोजन किया था। और इसका उद्देश्य क्या था? खिलौना बनाने में नवाचार यानी कि इनोवेशन को बढ़ावा देना। तो बच्चों ने नए बोर्ड गेम्स बनाए, आउटडोर गेम्स बनाए, डिजिटल गेम्स बनाए थे इसमें। और अभी 26 जून को टॉय कैथॉन 2021 के रिजल्ट आ गए,
जिसमें उत्तराखंड की 10वीं की एक छात्रा है वंशिका विशाल, उनको टॉय कैथॉन 2021 डिजिटल एडिशन का विजेता चुना गया। इन्होंने जो गेम बनाया था ना, जिससे मैथ के जो ग्राफ वगैरह होते हैं उन्हें आप बड़े मजेदार तरीके से सीख सकते हो। गेम गेम में मतलब चीजों को सीखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो आंसर होगा गुजरात ने। एक्चुअली में अभी गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, उन्होंने गुजरात इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021 की घोषणा की है और इसके तहत अब राज्य सरकार अगले 4 सालों में सब्सिडी सहायता के रूप में 870 करोड़ रुपए देगी। मतलब अगर आप वहां पे इलेक्ट्रिक कार खरीदोगे तो 1.5 लाख रुपए तक की, 2 व्हीलर खरीदोगे तो 20,000 रुपए तक की और 3 व्हीलर खरीदोगे तो 50,000 रुपए तक की आपको सब्सिडी दी जाएगी। अब बात गुजरात की है तो ये रहा मैप में गुजरात। देखो, कैपिटल इसकी गांधीनगर है। गांधीनगर निर्वाचन क्षेत्र है गृह मंत्री अमित शाह का। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अभी आपको याद होगा गुजरात ने कृषि विविधीकरण योजना को शुरू किया था। मारू गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान शुरू किया था। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी ये होगी गुजरात की केवड़िया। उसके अलावा याद रखना, दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल ये स्थापित किया जाएगा गुजरात के भावनगर में। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा अहमदाबाद में, और अहमदाबाद में ही दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आपको मिलेगा, जिसे मोटेरा स्टेडियम कहते थे पहले, लेकिन अभी उसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रख दिया गया। अभी गुजरात ने ही ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या कर दिया, कमलम कर दिया। उसके अलावा भारत का पहला समुद्री संग्रहालय ये स्थापित किया गया गुजरात के लोथल में। भारत का पहला डायनासोर पार्क व म्यूजियम ये बना है गुजरात के महिसागर जिले में। और दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय ये भी गुजरात में बनाया जाएगा। देश का पहला प्रवासी सेल ये सूरत में खोला गया है, और सूरत को सिल्क सिटी भी बोलते हैं, डायमंड सिटी भी बोलते हैं। किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती नदी के किनारे। अच्छा बताइए, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा गुजरात। और अगर देश में बात करेंगे किस देश की समुद्री तट जो सीमा है वो सबसे ज्यादा है, तो आंसर होगा कनाडा की। और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति यानी कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, पटेल जी की जो स्टेच्यू है ये भी आपको मिलेगी गुजरात में, गुजरात के केवड़िया में। इसकी ऊंचाई 182 मीटर। यहीं पे आपको गिर नेशनल पार्क मिल जाएगा, ब्लैक बग नेशनल पार्क मिलेगा, वंसड़ा नेशनल पार्क है यहाँ पे, मरीन नेशनल पार्क आपको यहाँ मिलेगा। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है यहाँ पे, काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट। और यूनेस्को की 3 साइट्स आपको यहाँ मिल जाएगी, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद और रानी की वाव। अच्छा, रानी की वाव का जो फोटो है ये किस नोट पे अंकित है? 100 रुपए के नोट पे, ध्यान रखना। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि किस राज्य ने अपनी तरह का पहला पशु कल्याण वॉर रूम शुरू किया है? तो आंसर होगा इसका कर्नाटक। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और दिल से अगर आप लोग चाहते हो कि इसी तरह से आपके सेशन बनते रहें तो प्लीज सपोर्ट जरूर दिखाइए। वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, या अगर टेलीग्राम आप यूज करते हैं तो वहां पे एक बार इस वीडियो को प्लीज शेयर जरूर कीजिए, ताकि हमें भी एक अच्छा मोटिवेशन मिले। अगर ज्यादा स्टूडेंट जुड़ते हैं, व्यूज बढ़ते हैं तो एक अलग ही फील होता है।